वेलकम टू द हेल्थ सीजियो। इस वीडियो का पहला टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक कहा जाता है ह्यूमन स्टमक को, यानी कि मैदा से खारिज होने वाले जूस को हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे कौन से गदूद और खुलिये पाए जाते हैं मैदा के अंदर जो कि गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक सेल्स। फॉलोइंग आर द ग्लैंड्स एंड सेल्स विच सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। मंदरजा वाला ऐसे गदूद और खुलियात हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं, जिनमें शामिल है कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स, फंडिक और बॉडी ग्लैंड्स। अब आपको यहाँ पर इनके गदूदों के नाम से वाजिया हो गया है कि मैदा के जितने भी नाम हैं, यानी कि जितनी भी उसकी एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं, उसी के लिहाज से इन गदूदों के नाम रखे गए हैं। अब चलते हैं खुलियात की तरफ कि ऐसे कौन से मैदा के खुलिये हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। पहला है म्यूकस नेक सेल्स, दूसरा है पिराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स और तीसरा है चीफ और पेप्टिक सेल्स। अब कितनी मिकदार के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर ये गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है? तकरीबन जो है वो 2500 ml गैस्ट्रिक जूस रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानी मैदा खारिज करता है। The cells of the gastric glands secrete about 2500 ml of gastric juice daily. Now we studies the composition of gastric juice. ऐसी कौन सी अशिया हैं जो मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं? पहले नंबर पर शामिल है इंजाइम्स, जिसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से इंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा होते हैं। पेप्सिनोजिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज और जेलाटिनेज वगैरह। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर जो कि है आयंस। कुछ मस्बत और कुछ मनफी आयंस गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से मनफी आयंस गैस्ट्रिक जूस में शामिल हैं, जिनमें आ जाता है क्लोराइड और हाइड्रोजन फास्फेट। और मस्बत आयंस में शामिल है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। इंजाइम्स और आयंस के साथ साथ वाटर, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ऐसा कौन सा निज़ाम है इंसानी जिस्म के अंदर जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल भी करता है और साथ ही साथ इसको मुनासिब रखने की भी कोशिश करता है। इसके अंदर दो निज़ाम शामिल हैं। पहला है नर्वस रेगुलेशन और दूसरा है हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि इंसानी असाबी निज़ाम और इसके साथ साथ इंसान के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला निज़ाम। ये दोनों निज़ाम मिलकर गैस्ट्रिक सेक्रीशन को कंट्रोल भी करते हैं और साथ ही साथ इसको इंसानी जिस्म में बैलेंस रखने की भी कोशिश करते हैं। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या काम सरेंजाम देता है? पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को हजम करने का काम। The enzyme pepsin with HCl digests the protein up to peptone stage. इंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, जैसे ही ये HCl के साथ मिलता है तो ये प्रोटीन को मज़ीद छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है, यानी कि ये प्रोटीन को पेप्टोन की शक्ल में तब्दील कर देता है। द एंजाइम आल्सो कॉल्ड कर्डल्स मिल्क। इस एंजाइम को हम कर्डल मिल्क भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल इस तरह जैसे दही वाला दूध होता है। दूसरा फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि चिकनाई या चर्बी वाले अज्जा को भी ये हजम करने में मदद देता है। द एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट द फैट्स टू सम डिग्री। गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि एक एंजाइम का नाम है, ये भी फैट्स को कुछ हद तक हजम करने में मदद देता है। द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज कन्फाइंड टू द स्टमक बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय ट्रिप्सन। लेकिन ये जो एक्टिविटी इसका काम होता है अमल करने वाला, वो कुछ महदूद हद तक होता है, क्योंकि मैदा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें शामिल है ट्रिप्सन। इसको ये ख़त्म कर देता है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा फंक्शन है एंटीसेप्टिक फंक्शन। वी नो डैट गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl। जैसा कि हमें पहले से ही मालूम है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो इस तरह से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्टमक। तो इस तरह से मैदा के अंदर पाए जाने वाले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जरसूमें बाहर से आएँ या वो मैदे के अंदर से ही पैदा हों, तो ये उनकी ग्रोथ को, उनको बढ़ने से रोकता है और उनको ख़त्म भी करता है। फोर्थ फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज एक्सक्रीशन।
गैस्ट्रिक जूस कुछ अशिया को खारिज भी करता है जिनमें शामिल हैं टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स और अल्कलाइड्स वगैरह। इसके बाद आप देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस और कौन कौन से काम सरंजाम देता है, जिनमें शामिल है रेनिन टू कोएगुलेट्स कैसिनोजेंस ऑफ मिल्क। दूसरा फंक्शन है HCl हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और तीसरा फंक्शन है इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है पेनक्रियाटिक सेक्रीशन। पेनक्रियाज, जिसको उर्दू ज़बान में लबलबा कहा जाता है, उससे खारिज होने वाले मवाद को हम पेनक्रियाटिक सेक्रीशन का नाम देते हैं। स्लाइड को भी रीड करेंगे और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द पेनक्रियाज इज़ अ ड्यूल फंक्शन ग्लैंड। पेनक्रियाज, जिसको लबलबा कहा जाता है, ये दो तरह की यानी कि डबल किस्म की सलाहियतें रखता है। ये एक ऐसा गदूद है जिसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। पहली है पार्शली एक्सोक्राइन और दूसरी है पार्शली एंडोक्राइन। पहले आप इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन किसको कहा जाता है। द एक्सोक्राइन पार्ट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव पेनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन लबलबा के लोब्यूल्स के सेल्स पहले पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, जिसमें कई एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होते हैं। ये फ्लूइड नाली के ज़रिए छोटी आंत में चले जाते हैं। तो इस तरह ये बात आपको वाजिया होगी कि एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है और ये डाइजेस्ट करता है, यानी कि ये खारिज करता है डाइजेस्टिव पेनक्रियाटिक जूस को। अब चलते हैं एंडोक्राइन पार्ट की तरफ। एंडोक्राइन पार्ट सेक्रीट्स इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। एंडोक्राइन क्या होता है? लबलबा की साख के लिहाज से लोब्यूल्स में गिरे हुए हिस्से के सेल इंसुलिन पैदा करते हैं जो खून की रवानी में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन जैसे हार्मोन्स को भी खारिज करता है। इन जनरल द सेक्रीशन इज अ क्लियर। आमतौर पर अगर देखा जाए तो पेनक्रियाटिक सेक्रीशन जो होती है वो बिल्कुल साफ होती है, कलरलेस लिक्विड होती है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ वाटर, पानी, साल्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट और एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना पेनक्रियाटिक सेक्रीशन खारिज होता है। डेली सेक्रीशन में देखा जाए तो 1200 से लेकर तकरीबन जो है वो 1500 ml इंसानी जिस्म के अंदर से पेनक्रियाज सेक्रीशन करता है। पीएच की बात की जाए तो इसकी पीएच होती है 7.1 से लेकर 8.2 तक। नाउ वी स्टडीज द कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक सेक्रीशन। पेनक्रियाज से खारिज होने वाला मवाद किन अशिया से मिलकर बनता है? पहले नंबर पर है वाटर, दूसरे पर आ जाता है आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, मस्बत और मनफी आयंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि मस्बत आयंस कौन कौन से हैं जो कि पेनक्रियाटिक सेक्रीशन का हिस्सा होते हैं। इनमें शामिल है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह। और इसी तरह अगर मनफी आयंस की बात की जाए तो उनमें शामिल है बाइकार्बोनेट, जिसको हम HCO3 के साथ लिखते हैं। इसके साथ साथ क्लोराइड, सल्फेट और हाइड्रोजन फास्फेट वगैरह शामिल हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रोटीन्स। दो तरह की प्रोटीन्स पेनक्रियाटिक सेक्रीशन का हिस्सा होती हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन वगैरह। फोर्थ नंबर पर आ जाता है एंजाइम्स, जिनमें शामिल हैं प्रोटियोलिटिक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लेज और इलास्टेज वगैरह। रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सेक्रीशन। ऐसा कौन सा निज़ाम है जो कि लबलबा से खारिज होने वाले मवाद को कंट्रोल भी करता है और इसके साथ साथ उसको बैलेंस भी रखता है? पेनक्रियाटिक सेक्रीशन लाइक गैस्ट्रिक सेक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय बोथ नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। पेनक्रियाज, जिसको हम लबलबा कहते हैं, इससे खारिज होने वाले मवाद को दो मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है, जिनमें शामिल है नर्वस यानी कि साबी निज़ाम और हार्मोन्स का निज़ाम। साथ में लगी तस्वीर में इन दोनों निज़ाम को समझने की भी कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आप साथ में लगी तस्वीर को गौर से देखें तो आपको मैदा की तस्वीर नज़र आ रही है और इसके साथ ही लबलबा जुड़ा हुआ है, जो कि आपको तस्वीर में वाजिया नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक नंबर पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर इज द वेगल स्टिमुलेशन रिलीजेस एंजाइम्स इनटू एसिनाई। वेगल एक नर्व का नाम है, एक नर्वस सिस्टम की शाख का नाम है। जैसे ही वो स्टिमुलेट होती है तो ये कुछ एंजाइम्स को खारिज करती है। ये एंजाइम असल में कहाँ पर खारिज होते हैं?
ये सेल्स का एक गुच्छा जिसको एसिनाई कहा जाता है, वहाँ पर ये खारिज होते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है एसिड फ्रॉम स्टमक रिलीज सेक्रीटिन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ड्यूडेनम। मैदा के अंदर पाई जाने वाली जो तेजाबियत होती है, ये कुछ खारिज करती है ड्यूडेनम, जो कि छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, उसकी दीवारें कुछ अशिया को खारिज करती हैं जिसका नाम है सेक्रेटन। इसके साथ साथ फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स काज रिलीज ऑफ कोलियोसाइटोकाइनिन, चिकनाई और प्रोटीन्स ये भी कुछ खारिज करती हैं जिसमें शामिल है कोलियोसाइटोकाइनिन। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर कि वो क्या बताता है। सेक्रीटन एंड कोलियोसाइटोकाइनिन जो कि दूसरे नंबर पर खारिज हुई हैं, ये जैसे ही खून में जाती हैं तो ये वहां जाकर उसका हिस्सा हो जाते हैं, यानी कि ये जज़ब हो जाती हैं। तो इस तरह तीसरे नंबर पर आपको ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि साथ में लगी ये जो लंबी सी ट्यूब है ये शो कर रही है कि ये खून की नालियां हैं। फोर्थ इज द सेक्रीटन काजेज copious secretion of pancreatic fluid and bicarbonate. कोलिसाइटोकाइनिन काजेज secretion of enzymes. सेक्रीटन क्या काज करती है और इसके साथ साथ कोलिसाइटोकाइनिन क्या काज करती है, ये किसकी वजह बनती है, तो ये यहाँ पर वाज़िया तौर पर बताया गया है। इंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाटिक सेक्रीशन, ऐसे कौन से इंजाइम्स हैं जो कि लबलबा से खारिज होने वाले मवाद में पाए जाते हैं। पहली किस्म है प्रोटीलेटिक इंजाइम्स की। इसमें कौन से इंजाइम्स शामिल हैं वो देख लेते हैं। इसमें शामिल है ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लेज और इलास्टेज वगैरह। अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ जो कि है कार्बोहाइड्रेट सेपरेटिंग इंजाइम्स की, जिसमें शामिल है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तीसरी किस्म है लाइपोलिटिक इंजाइम्स की, जिसमें शामिल हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रोल एस्ट्रिएज और फास्फोलाइपेज वगैरह। फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, लबलबा से खारिज होने वाला मवाद क्या काम सरंजाम देता है। पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन, हजम करने का काम। पेनक्रियाटिक सेक्रेशन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हजम करने का काम सरंजाम देते हैं और इसमें ये मदद भी करते हैं। दूसरा फंक्शन है न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन, किसी भी चीज़ को मुअतदिल कर देना। द जूस इज अल्कलाइन सो इट न्यूट्रलाइजेज द ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। इस वीडियो का अगला टॉपिक है बाइल जूस। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। Bile juice is a yellowish green digestive secretion from the liver and gallbladder, which contains a mixture of secretory and excretory products of the liver. Bile juice इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले दो ऑर्गन से खारिज होता है जिनमें शामिल हैं जिगर और पित्ता। ये येलोविश ग्रीन शक्ल में पाया जाता है, यानी कि पीला और सब्ज रंग का जो मिक्सचर होता है उस रंग में बाइल जूस इंसानी जिस्म में पाया जाता है और ये जिगर में दो चीज़ों से के खारिज होने से बनता है, यानी कि सेक्रेटरी जो अंदरूनी तराफ में और एक्सीटरी बैरूनी तराफ में लिवर जो अशिया को खारिज करता है उनके मिक्सर से ये बनता है बाइल जूस। डेली सेक्रीशन, रोज़ाना की बुनियाद पर कितना इंसानी जिस्म में बाइल जूस खारिज होता है। इन ह्यूमंस 500 to 1000 ml ऑफ बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द हिपेटोसाइट्स एंड डक्टल सेल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाइल जूस इंसानी जिस्म के दो ऑर्गन से खारिज होता है, लिवर और गाल ब्लैडर। तो इस तरह इंसानी जिस्म में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है वो 500 से लेकर 1000 ml बाइल जूस खारिज होता है। और ये 500 से लेकर 1000 ml कैसे खारिज होता है, कौन से सेल्स इसको खारिज करते हैं। पहले नंबर पर लिवर के सेल्स को देख लेते हैं जिनको हम हिपेटोसाइट्स का नाम देते हैं। हिपेटो कहा जाता है लिवर को और साइट्स कहा जाता है सेल्स को, और इस तरह लिवर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो ये मवाद खारिज करते हैं। और अब चलते हैं गाल ब्लैडर्स के सेल्स की तरफ जिनको कहा जाता है डक्टल सेल्स। और ये कौन से सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट्स कहा जाता है पित्ते में पाई जाने वाली ट्यूब को, तो वो सेल्स भी इस मवाद को खारिज करते हैं। अब देख लेते हैं कि बाइल जूस की पीएच कितनी होती है। इसकी पीएच तकरीबन 7.6 से लेकर 8.6 तक होती है। स्टोरेज क्या है इसकी, although the bile juice is secreted continuously, it is stored in the gall bladder.
जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे 2 ऑर्गन लिवर और गॉल ब्लैडर इसको खारिज करते हैं और ये मवाद मुसलसल खारिज होता रहता है। तो इस तरह ये खारिज होने वाला मवाद गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल किन अशिया से मिलकर बनता है या कौन कौन सी अशिया बाइल का हिस्सा होती हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये पढ़ा कि बाइल इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले 2 ऑर्गन से खारिज होता है, जिनमें शामिल है लिवर और गॉल ब्लैडर। तो इस तरह जिगर से खारिज होने वाले मवाद को हम लिवर बाइल और पित्ता से खारिज होने वाले मवाद को हम गॉल ब्लैडर बाइल का नाम देंगे। और ये इनसे खारिज होने वाला मवाद किन अशिया से मिलकर बनता है वो हम कंटेंट्स में देख लेते हैं, जिनमें शामिल हैं वाटर, बाइल साल्ट्स यानी कि बाइल के अंदर पाए जाने वाले नमकियात, बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रोल, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड वगैरह। अब आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है जैसे कि ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये एब्रीवेशन किसको शो करती हैं। सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें तो आपको GM/DL लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे मुराद है ग्राम पर डेसीलीटर। GM का मतलब होता है ग्राम और DL का मतलब होता है डेसीलीटर। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो आपको MEQ/L लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे मुराद है M से कहा जाता है मिली को, EQ कहा जाता है इक्विवेलेंट को और L कहा जाता है लीटर को, यानी कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी तरह आपने इनको याद करना है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस क्या काम सरंजाम देता है। पहला फंक्शन है डाइजेशन यानी कि हजम करना। बाइल जूस इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड टू सम एक्सटेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बाइल जूस मुकम्मल तौर पर चिकनाई वाले इज्जा को हजम करता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ तादाद में ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को भी हजम करने में मदद देता है। इट एक्ट्स एज अ डिटर्जेंट एंड रिड्यूसेस सरफेस टेंशन कन्वर्टिंग फैट इनटू अमल्शन। ये डिटर्जेंट के तौर पर भी काम करता है और ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे ये कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि ये चिकनाई वाले इज्जा को पानी और चिकनाई दोनों में शामिल करके यानी कि अमल्शन बनाने में ये मदद देता है। दूसरा फंक्शन है अब्जॉर्प्शन, जज्ब करना। बाइल जूस इज हेल्पफुल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल, मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड माइसिल। अब ये माइसिल क्या होता है, ये हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में देखा है कि माइसिल कैसे होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है बाइल जूस की अब्जॉर्प्शन की। तो बाइल जूस असल में मदद देता है कुछ अशिया को जज़ब करने में, जिनमें शामिल हैं कोलेस्ट्रोल, मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और लिपिड्स वगैरह। ये कैसे जज़ब होते हैं, ये पहले माइसिल बनते हैं और माइसिल बनने के बाद ये इंसानी खून के अंदर जाकर ये जज़ब हो जाते हैं। बाइल जूस इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इंसानी जिस्म में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको जज़ब करने में भी बाइल जूस बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम करता है। थर्ड फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज एक्सक्रीशन, खारिज करना। सम मेटल्स सच एज जिंक, कॉपर एंड मर्करी आर एक्सक्रीटेड विद बाइल जूस। कुछ धातें भी बाइल जूस में खारिज होती हैं, जिनमें शामिल है जिंक, कॉपर और मर्करी वगैरह। टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रोल एंड लेक्टिन्स आर द चीफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द बाइल जूस। ये जो अशिया जिनमें शामिल हैं टॉक्सिन, कोलेस्ट्रोल और लेक्टिन्स, ये ज़्यादा तादाद में बाइल जूस में खारिज होती हैं। इट में आल्सो कंटेन बैक्टीरिया एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल जूस के खारिज होने वाले मवाद में कुछ बैक्टीरिया और बाइल पिगमेंट्स भी शामिल होते हैं। चौथा फंक्शन है लैक्सेटिव एक्शन। बाइल साल्ट्स काज स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वेव्स क्या होती हैं, ये भी हम पिछली वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि यानी कि कीचवे की नमा की जो हरकत होती हैं वो भी बाइल साल्ट्स की वजह से ही पैदा होती हैं। पांचवा फंक्शन है मेंटेन पीएच। बाइल जूस हेल्प्स टू मेंटेन अ सूटेबल पीएच ऑफ ड्यूडेनल कंटेंट्स एंड दस हेल्प्स द एक्शन ऑफ ऑल एंजाइम्स। बाइल जूस असल में पीएच को मेंटेन रखने के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है, स्पेशली ऐसे अज़ा को जो कि ड्यूडेनम से खारिज हुए होते हैं, और इसके साथ साथ एंजाइम की तमाम तरह की एक्टिविटीज़ की पीएच को भी ये मेंटेन रखने में मदद देता है।
Bile is an important source of alkali for neutralizing the HCl into the small intestine from the stomach. Bile एक बहुत बड़ा सोर्स है अल्कली का जो कि न्यूट्रलाइज करता है HCl को। और ये HCl कहाँ से खारिज होता है? ये असल में मैदा से खारिज होता है। मैदा से खारिज होने के बाद ये छोटी आंत के अंदर चला जाता है। तो इस तरह ये उसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर यानी कि मुतदिल करने के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। It also neutralizes the gastric acidity and thus prevents the injurious effects of acid on gastric mucosa. इसके साथ साथ मैदे की जो तेज़ाबियत होती है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। और इस तरह मैदे की तेज़ाबियत की वजह से अगर कोई मैदे की जो दीवारें होती हैं जिसको गैस्ट्रिक मिकोजास कहा जाता है उसको इंजर करने में, ज़ख्मी करने से भी ये बचाता है। इस वीडियो का बहुत ही अहम टॉपिक है लिवर, जिसको उर्दू ज़बान में जिगर कहा जाता है। स्लाइड को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिवर के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। जिगर, जिसको लिवर कहा जाता है, ये हमारे जिस्म में मौजूद गदूदों में सबसे बड़ा गदूद है। इसका वज़न तकरीबन 1.5 किलोग्राम होता है और ये पेट के बलाई हिस्सा और दाएं हिस्सा की तरफ डायफ्राम के बिल्कुल नीचे वाक़या होता है। जिगर के 2 बड़े हिस्से होते हैं जिसको हम लोब कहते हैं। दाएं वाले हिस्से को दायां लोब यानी कि राइट लोब कहा जाता है और बाएं हिस्से में पाए जाने वाले लोब को हम बायां लोब यानी कि लेफ्ट लोब का नाम देते हैं। और ये दोनों लोब्स आपको साथ में लगी तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। जिगर को शरियान आज़म एओर्टा से निकलने वाली हेपेटिक आर्टरी खून मुहैया करती है और ये हेपेटिक वेन भी आपको वाज़िया तौर पर तस्वीर में नज़र आ रही है। एओर्टा से 5वां हिस्सा खून सिर्फ जिगर की तरफ जाता है। 1 मिनट में 1.4 लीटर खून जिगर में से गुजरता है। इसके अलावा दर्ज झैल इज़ा से भी खून वापस दिल में जाने की बजाय पोर्टल वेन के ज़रिए पहले जिगर में आता है, जिनमें शामिल हैं स्टमक, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और लबलबा वगैरह। वरीद, जिसको पोर्टल वेन इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैदे, छोटी आंत, बड़ी आंत और लबलबा की मुख्तलिफ वरीदें ग़ज़ाई अज्जा से भरपूर खून इकट्ठा करके इस वरीद में पहुँचाती हैं, जो कि आपको यहाँ साथ में लगी तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। ये वरीद जिगर के अंदर छोटी छोटी शाखों में तकसीम होकर ग़ज़ाई अज्जा को जिगर के खुलियों तक पहुँचती हैं, जो इन अज्जा को या तो स्टोर करते हैं या फिर इन पर कीमियाई अमल करके काबिल इस्तेमाल बना लेते हैं। जिगर से तमाम खून वापसी के लिए 2 वरीदों के ज़रिए, जिसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, उसमें दाखिल हो जाता है। जिगर का अहम काम खाम खुराक को पुख्ता करना होता है। इस अमल के दौरान ग़ज़ा के अज्जा में बहुत सी तब्दीलियाँ लाकर इसको काबिल बनाया जाता है कि वो जिस्म में इस्तेमाल और जज़्ब हो सके, और इस अमल को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब साथ में लगी स्लाइड को भी देखते हैं और तस्वीर को भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह हमें पहले से ही मालूम है कि जिगर इंसानी जिस्म में पाया जाने वाला सबसे बड़ा गदूद है। इट वेज अबाउट 1.5 किलोग्राम्स और 3 to 4 LP। इसका वज़न तकरीबन 1.5 किलोग्राम या 3 से 4 पाउंड तक का होता है। इसकी क्या लोकेशन होती है? इट लाइज इमीडिएटली अंडर द डायफ्राम एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्ट ऑफ द एपीगैस्ट्रियम। अब साथ में लगी तस्वीर को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लिवर के 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लोब बहुत ही छोटा होता है। ऊपर आपको हेपेटिक वेन नज़र आ रही है, उसका क्या काम है वो हम जान चुके हैं। दोनों लोब्स के दरमियान में एक गहरी लाइन होती है, इसको हम फेल्सीफॉर्म का नाम देते हैं, यानी कि इसको हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ हेपेटिक डक्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि असल में गाल ब्लैडर का एक हिस्सा होती है। इसके साथ आपको बाइल डक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये भी गाल ब्लैडर का हिस्सा ही होती हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर। जिगर क्या काम सरंजाम देता है? पहला फंक्शन है लिवर सेल्स डिटॉक्सिफाई द वेरियस सब्सटेंसेस।
जिगर के अंदर पाए जाने वाले सेल कुछ अशिया को खारिज कर देते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए लीवर इनको खारिज कर देता है। दूसरा फंक्शन है लिवर सेल्स सेक्रीट अबाउट अ पिंट ऑफ बाइल इन अ डे। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 पिंट बाइल जिगर के सेल्स खारिज करते हैं। तीसरा फंक्शन है लिवर सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सर्व एज अ साइट ऑफ हेमेटोपाइसिस इज ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। जिगर के अंदर पाए जाने वाले सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने में मदद देते हैं और इनके साथ साथ छोटा बच्चा जब बन रहा होता है तो उस वक्त ये सेल्स हेमेटोपाइसिस यानी कि खून के बनाने के अमल में भी बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। चौथा फंक्शन है लिवर सेल स्टोर सेवरल सब्सटेंसेस। जिगर के अंदर पाए जाने वाले सेल कुछ अशिया को अपने अंदर जज़ब भी कर लेती हैं या इकट्ठा भी कर लेते हैं, जिनमें शामिल हैं आयरन, विटामिन ए और विटामिन B12 और इसके साथ साथ विटामिन डी वगैरह। फिफ्थ फंक्शन इज liver cells carry on numerous important steps in the metabolism of all three kind of the foods। लिवर के सेल्स कुछ अशिया को हजम करने में और इसके साथ साथ उनको मेटाबोलाइज करने में भी बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, जिनमें शामिल है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म वगैरह। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गाल ब्लैडर। इसको उर्दू ज़बान में पित्ता कहा जाता है। स्लाइड को रीड करने से पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि गाल ब्लैडर क्या होता है। गाल ब्लैडर, जिसको उर्दू ज़बान में पित्ता कहते हैं, ये पित्ता नाशपाती शक्ल का जिगर के निचले हिस्से में लटकता हुआ अज़ू है। इसकी लंबाई तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर 3 से 4 इंचेस और इसमें तकरीबन 60 मिलीमीटर माया होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को गर्दन, दूसरे हिस्से को बॉडी और तीसरे हिस्से को फंडस कहा जाता है। ये तीनों हिस्से हम अगली स्लाइड के अंदर जाकर देख लेंगे। इसके बाद पित्ते में बाइल जमा रहती है और असलियत में ये बरकरार भी रहती है। खाना खाने के निस्फ घंटे के बाद जब मैदे के साथ मुंसलिक छोटी आंत का स्फिंक्टर वाला हिस्सा यानी कि मुंह नमा चौड़ी जो होता है वो ढीला होता है तो पित्ता भी सिकुड़ता है और रतूबत का कुछ हिस्सा छोटी आंत में चला जाता है। ये रतूबत रवानी के साथ लगातार नहीं जारी रहती, बल्कि मैदे की खसूसियत के मुताबिक कारकर्दगी के पेश नज़र खुराक का थोड़ा थोड़ा मवाद तकरीबन निस्फ औंस वक्फे वक्फे से छोटी आंत में जाता है। इसी हिसाब से पित्ता भी सिकुड़ता रहता है और बाइल खुराक के साथ शामिल होती रहती है। आंतड़ी के अंदर ही बाइल असरअंदाज होती है। बाइल एक अल्कलाइन फ्लूइड है जो कि जिगर के सेलों से खारिज होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक आदमी में तकरीबन 500 से लेकर 1000 मिलीमीटर ये खारिज होता है। अब स्लाइड में देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। गाल ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड सैक फ्रॉम 7 to 10 सेंटीमीटर और 3 to 4 इंचेस लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इज ब्रॉड एंड इट्स वाइडेस्ट पॉइंट। पित्ता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पित्ता नाशपाती शक्ल की का होता है और ये इसकी लंबाई तकरीबन 7 से 10 सेंटीमीटर या 3 से 4 इंचेस की होती है और चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी होता है। इट कैन होल्ड 30 to 50 मिलीमीटर्स ऑफ द बाइल। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये इंसानी जिस्म में कहाँ पाया जाता है? इट लाइज ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लिवर। ये बिल्कुल जिगर के पिछली अतराफ में पाया जाता है एंड इज अटैच देयरफॉर बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये जिगर के साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उनकी मदद से ये जुड़ा हुआ होता है। इस स्लाइड में तस्वीर की मदद से हम गाल ब्लैडर को देखेंगे कि वो इंसानी जिस्म के अंदर कहाँ पाया जाता है और ये देखने में कैसा होता है। अगर आप साथ में लगी तस्वीर में नीचे देखें तो आपको एक इंसान की तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें आपको वाज़ह तौर पर उसका जिगर और उसके साथ मैदा और मैदे के नीचे आपको पेंक्रियाज नज़र आ रहा है। तो इस तरह पेंक्रियाज, मैदा और जिगर के दरमियान में आपको सब्ज रंग के अंदर कुछ ऑर्गन नज़र आ रहे हैं जिसका नाम है गाल ब्लैडर। अब चलते हैं ऊपर वाली तस्वीर में जो कि बड़ी करके दिखाई गई है और इसमें आपको वाज़ह तौर पर गाल ब्लैडर नज़र आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पर गाल ब्लैडर को वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गाल ब्लैडर सब्ज रंग में दिखाई दिया गया है। इसके साथ साथ कॉमन बाइल डक्ट भी नज़र आ रही है और ऊपर सिस्टिक डक्ट भी नज़र आ रही है, यानी कि
गाल ब्लैडर से निकलने वाली गदूदी नालियाँ। इसके साथ साथ आपको कॉमन हेपेटिक डक्ट भी वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। गाल ब्लैडर से 3 तरह की डक्ट्स निकलती हैं, यानी कि 3 नालियाँ निकलती हैं। इन नालियों को हम सिस्टिक, कॉमन हेपेटिक और बाइल डक्ट का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जिसको पित्ता कहा जाता है, उसकी क्या साख्त होती है। सीरस, मस्कुलर एंड म्यूकस लेयर कंपोज द वॉल ऑफ द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर की जो दीवारें होती हैं वो 3 तरह की लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें शामिल हैं सीरस लेयर्स, मस्कुलर लेयर्स और म्यूकस लेयर्स, जो कि आपको साथ में लगी तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही हैं। द म्यूकोसल लाइनिंग इज अरेंज्ड इन फोल्ड्स called ragi, similar in structure to those of the stomach। इसके अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग होती हैं वो कुछ इस तह के अंदर पाई जाती हैं, कुछ इस तरह तहों में ये नज़र आती हैं कि इनको हम रगी का नाम दे सकते हैं। और ये रगी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसा मैदा की दीवारें होती हैं। अब साथ में लगी तस्वीर में देखते हैं कि हमें गाल ब्लैडर कैसे नज़र आता है। अगर आप ऊपर से तस्वीर को शुरू करें तो आपको लेफ्ट साइड पर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट नज़र आ रही है, जबकि राइट साइड पर आपको राइट हेपेटिक डक्ट नज़र आ रही है। इससे ये मुराद है कि लिवर से जो नालियां खारिज होती हैं उनको हम कहते हैं। इसके बाद नीचे कॉमन हेपेटिक डक्ट आपको नज़र आ रही है। इसके बाद नीचे आए तो आपको फिर उसके बाद बड़ी होती हुई कॉमन बाइल डक्ट नज़र आ रही है। इसके बाद नीचे आपको पेनक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रही है। इसके बाद अगर साथ में देखें तो आपको गाल ब्लैडर नज़र आ रहा है। तो गाल ब्लैडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। इसके बाद नेक ऑफ द गाल ब्लैडर आ जाती है, यानी कि गाल ब्लैडर की गर्दन। इसके बाद नीचे जो है वो गाल ब्लैडर का मेन हिस्सा होता है जिसको हम बॉडी कहते हैं। और इस तरह बॉडी की जो दीवारें होती हैं वो कुछ लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम सीरस, मस्कुलर और म्यूकस लेयर्स कहते हैं। और म्यूकोजा लेयर जो होती हैं वो फोल्ड्स की शक्ल में पाई जाती हैं, जो कि आपको साथ में तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाई दिया गया है। और इन लाइन को हम रगी का नाम देते हैं। अब असल में ये स्ट्रक्चर जो हमने देखा है ये कैसे काम सरंजाम देता है। जैसे ही इसको मैसेज मिलता है कि तुम सेक्रीशन खारिज करो, तो ये बॉडी वाला हिस्सा कुछ मवाद खारिज करता है जो कि गर्दन से होता हुआ बाइल डक्ट्स की तरफ पहुंच जाता है। फंक्शंस ऑफ गाल ब्लैडर। पित्ता क्या काम सरंजाम देता है। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द गाल ब्लैडर स्टोर बाइल दैट एंटर्स इट बाय वे ऑफ हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट्स। पित्ता अपने अंदर बाइल को महफूज कर लेता है। और ये बाइल पित्ते के पास कैसे आती है। पित्ते के पास ये बाइल 2 नालियों के जरिए पहुंचाई जाती है, जिनके नाम हैं हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट्स। इन दोनों नालियों को आप पिछली स्लाइड के अंदर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। इन नालियों की मदद से बाइल गाल ब्लैडर तक पहुंचाई जाती है, जहां पर गाल ब्लैडर का हिस्सा बॉडी के अंदर ये महफूज हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द गाल ब्लैडर कंसंट्रेट्स बाइल 5 to 10 फोल्ड। जैसे ही गाल ब्लैडर के पास ये बाइल पहुंचता है तो ये बॉडी जो कि गाल ब्लैडर का मेन हिस्सा होता है उनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स की मदद से तकरीबन 5 से 10 फोल्ड तक ये कंसंट्रेट हो जाती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा गहरी शक्ल के अंदर आ जाती है। द लेटर व्हेन डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। बाद में जब छोटी आंत और मैदा के अंदर हजम करने का काम शुरू होता है तो गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि गाल ब्लैडर सिकुड़ता है। और इसके सिकुड़ने के अमल से द गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट्स इजेक्टिंग द कंसंट्रेटेड बाइल इनटू द ड्यूडेनम। जैसे ही पित्ता सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के अमल से कुछ मवाद उसमें से खारिज होना शुरू होता है, यानी कि बाइल उसमें से खारिज होना शुरू हो जाती है। और ये बाइल छोटी आंत का पहला हिस्सा जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है उसमें खारिज कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की ये तमाम वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आपने वीडियोस को लाइक भी करना है और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब किया करें।